फरवरी 2002 का एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह सिमट गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से जब एक एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद पहुंचने के लिए निकल रही थी तो किसी को भी नहीं पता था कि ये ट्रेन एक काल बनकर जा रही है। ट्रेन में लगभग 2000 से ज़्यादा कार सेवक मौजूद थे। 27 फरवरी 2002 के दिन जब ये ट्रेन 4 घंटे की देरी से गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंची, फिर यहां से रवाना होते समय अचानक ट्रेन की चैन खींचकर रोक दी गई और जमा हुई भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और कई कोचों में आग लगा देते हैं। फिर क्या यह हिंसा इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि यह लगभग 2 महीने तक चलती रहती है, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। आइए जानते हैं और क्या क्या हुआ इस भयानक हिंसा के कारण। ट्रेन के कोचों में आग लगाने के बाद गुजरात के कई अलग अलग स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा की ज्वाला धधक उठती है। सबसे ज़्यादा हिंसा अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में हुआ, जहां लगभग 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता। कई जगह तो सकरी गलियों में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, धारदार हथियार से लोगों को बेरहमी से मारा गया, घरों और दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया। यह हिंसा इतना भयावह था कि उस समय लगभग 700 से अधिक मुसलमान व 245 हिंदू मारे जाते हैं और कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। सच कहा जाए तो यह एक धार्मिक हिंसा था, क्योंकि उस समय अयोध्या में विध्वंसक बाबरी मस्जिद पर धार्मिक समारोह का आयोजन था, जिसमें हिंदू धर्म के कई संगठन शामिल थे। ट्रेन से लौटते समय हिंदू यात्री और मुसलमान के बीच झड़प होती है। बाद में यही घटना एक विकराल हिंसा का रूप धारण कर लेती। ट्रेन पर हुए इस हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने हड़ताल का ऐलान कर देती। हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए व हड़ताल को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे हिंसा और भी उग्र हो जाती है। हालत और बिगड़ जाती है जब भाजपा के कुछ नेता भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में हुए इस दंगे के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 2002 में हिंसा के दौरान नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा था, क्योंकि उस समय हिंसा के दौरान दंगाइयों को रोकने के लिए कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। यहाँ तक पुलिस को आदेश दे दिया गया था कि दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। बीबीसी के जांच दल द्वारा यूके सरकार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा का दायरा जितना रिपोर्ट दर्ज किया गया उसकी तुलना में बहुत अधिक था। मुस्लिम महिलाओं का व्यापक व योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार किया गया, क्योंकि यह हिंसा राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। दंगों का उद्देश्य मुसलमानों का हिंदू क्षेत्र से सफाया करना था। इस जांच ने भी नरेंद्र मोदी को साफ तौर से दोषी ठहराया था। यही घटना ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया, जिसे भारत में दिखाने के लिए बैन कर दिया गया। इसी दंगे के दौरान एक महिला की ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान नहीं करता। ये कहानी है बिल्किस बानो की। दंगों के समय हमलों से बचने के लिए बिल्किस बानो व गोद की बेटी और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गईं। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ इसलिए भाग जाती हैं क्योंकि उस समय उनके गांव में दंगाइयों ने कहर बरसा रहे थे। बकरीद के ही दिन दंगाइयों ने कई घरों को जलाकर राख कर डाला। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों को टारगेट किए थे और उनके सामान को लूट रहे थे। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार एक छप्परवाड़ गांव पे जाकर पहुंच जाता है। वहां पे जाकर एक खेत में छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हिंसा का शिकार बन जाते हैं। 20 से 30 लोगों का एक समूह उनके परिवार के ऊपर हमला बोल देता है। बिल्किस बानो और उनके साथ 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसमें उनकी मां भी शामिल थी। इस हुए हमले में रंधिकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मुसलमान मार दिए गए, जिसमें 7 बिल्किस बानो के परिवार के ही सदस्य थे। मारे गए इन हमलों में बिल्किस बानो की बेटी भी शामिल थी, जिसे दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। इस हिंसा में बिल्किस बानो लगभग 3 घंटे तक बेहोश रही। उनको जब होश आया तो अपने आप को अर्धनग्न अवस्था में पाई। कुछ दूरी पर जाने पर एक आदिवासी महिला से मिलती हैं जो उनको एक कपड़े देती है। बाद में एक होमगार्ड से मिलती हैं जो उन्हें लिमखेड़ा थाने ले जाती है और शिकायत दर्ज करवाती है।
बाद में बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला काफ़ी गंभीर होने के कारण यह केस मानवाधिकार पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे देती। सीबीआई जब नए सिरे से जांच करती है तो चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूत से छेड़छाड़ का आरोप था। सीबीआई ने जांच के माध्यम से यह बताया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। बाद में सीबीआई ने शवों को कब्रों से बाहर निकालने का आदेश दे देती है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम करते समय उनके सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना की जा सके। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद बिल्किस पर काफ़ी दबाव आने लगा। उनको जान से मारने की धमकियाँ दी जाने लगी। धमकियों की वजह से बिल्किस को 20 बार घर बदलना पड़ा। इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए बिल्किस सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात के बाहर दूसरे राज्य में शिफ्ट कराने की अपील की। इसके बाद यह मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया। इस सभी प्रक्रिया पर पानी तब फिर जाता है जब गुजरात सरकार 2022 में बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर देता है। रिहाई के दिन गुजरात के पंचमहाल जिले की जेल से जब दोषी बाहर आ रहे थे, तब बीजेपी के कार्यकर्ता व नेता उनको फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी इस फैसले के बाद कोई टिप्पणी भी नहीं की। और तो और गोधरा के बीजेपी के विधायक सीके राउल जी बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी बता दिया। एक दोषी को तो सरकारी मंच पर बैठाया गया जो कि बीजेपी का ही कार्यक्रम था। एक और दोषी जिसको बीजेपी के विधायक ने बताया कि यह आदमी एक ब्राह्मण है, उसने जो भी कार्य किए वह एक अच्छा संस्कार था। बीजेपी के शासन में बीजेपी के नेता व मंत्री जब इस तरह के गलत भाषा व बयानबाजी का प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं वे किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन सब का कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के दिए गए फैसले को रद्द कर देती है। इसका फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी टिप्पणी की। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 13 मई 2022 के आदेश का इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया, इसलिए शक्तियां हड़पने के आधार पर गुजरात सरकार के छूट के आदेश को रद्द करते हैं। नंबर 2, गुजरात सरकार रिहाई करने के लिए सक्षम नहीं, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में भी हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही सरकार करेगी। नंबर 3, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। इस फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, असल में आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है। मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गईं। पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। मैंने अपने बच्चे को गले लगाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जितना पत्थर आज उतर गया। अब मैं सांस ले पा रही हूँ और यही न्याय का एहसास है। केवल न्याय की आस में अपनी सारी उम्र काट रही थी। यदि दोषी इसी प्रकार छूट जाते तो न्याय नहीं रह जाता। धर्म सभी अच्छे होते हैं, लेकिन गंदे कर्म धर्म को कलंकित करते रहते हैं। आशा करते हैं यह सच्चाई आप तक जरूर पहुंची होगी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।